अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ विद अली। हाँ, बहुत दिनों बाद लेक्चर मैं दे रहा हूँ। आई नो आई हैव बीन वेरी 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 बिजी। आई एम सॉरी फॉर दैट। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं यूट्यूब के साथ भी लेक्चर्स देता रहूँ, बट ऑब्वियसली वो एक्चुअल स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं जो फिज़िकली मुझसे पढ़ रहे होते हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी इशू हो जाता है। एनीवे, मुझे पहले तो मुझे पता नहीं था कि इवन इफ़ मेरी वीडियो कोई देखेगा या नहीं देखेगा, बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन वाचिंग माय वीडियो। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने इंस्टाग्राम पे मेरे से बात भी की है। दे हैव आस्क्ड मी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एग्ज़ाम्स वगैरह, तो अब मुझे पता है कि स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर सुनते हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, तो दैट्स गुड। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियोज़ जो है वो बनाता रहूँ। और देन लेट्स स्टार्ट द दिस वीडियो। आज का जो लेक्चर है हम वो ले रहे हैं A levels law paper 1 chapter 2, that is parliamentary law making। पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग, अच्छा, मैं सेकंड चैप्टर से इसलिए स्टार्ट करूँ क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इज़ बिट डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर चैप्टर्स, और फर्स्ट चैप्टर पे मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। उससे फर्स्ट चैप्टर से जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन भी अभी तक तो नहीं आया। दो दफ़ा पेपर हो चुके हैं जो नए सिलेबस के हैं, तो इसलिए एप्रीहेंशन थोड़ी कम है कि फर्स्ट चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आए। शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से आते हैं, बट आई गिव यू द गाइडेंस फॉर द फर्स्ट चैप्टर एज वेल। बट शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर से, पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग जिसका नाम है। पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इंग्लैंड की जो यूके की पार्लियामेंट है, दैट इज़ the most powerful entity, the most authoritative entity of the UK। और इसकी पार्लियामेंट का ये हिसाब होता है कि ये कोई भी लॉ बना सकती है, किसी भी मैटर पे लॉ बना सकती है। और ये इतनी पावरफुल है, यहाँ तक कहा जाता है कि दे कैन कॉल अ मैन अ वुमन एंड अ वुमन अ मैन एंड नो वन कैन चैलेंज देम। ठीक हो गया। और हमें फॉलो करना पड़ता है उनको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूके की पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज। और क्वीन, दो हाउसेज और क्वीन, एक होते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो होते हैं वो हेरिडिटरी पीयर्स होते हैं और लाइफ पीयर्स होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं। और जो हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं वो नॉर्मली, जैसे हर मुल्क में इलेक्शन होता है, इलेक्शन एक पोलिटिकल पार्टी लड़ती है और वो जब जीतते हैं इलेक्शन तो वो पावर में आ जाते हैं, तो वो हाउस ऑफ कॉमन्स बन जाते हैं। ठीक हो गया। अब जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठते हैं और वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्टेड बाय द पब्लिक होते हैं, ये आपको पता है। एक टर्म होती है, फिक्स टर्म, जिसके लिए वो आते हैं और वो बैठते हैं। ठीक है, सबको पता है। हर हर मुल्क में ऐसे ही होता है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है। अब जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं वो मैक्सिमम 92 हेरिडिटरी पेयर्स होते हैं और 660 लाइफ पेयर्स होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है। और उसमें ज़्यादातर मोस्टली फॉर्मर पॉलिटिशियंस होते हैं या रिटायर्ड जो हुए होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन से रिटायर्ड हो गए होते हैं, जो अब इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ते। और 26 जो है उसमें मोस्ट सीनियर बिशॉप्स होते हैं जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड से होते हैं। अब हम आते हैं अपने प्रोसेस पे। हम बात ये कर रहे हैं, हमारा जो ये यूनिट है पहला ए लेवल्स का, P1 का, इट्स एक्चुअली सोर्सेज ऑफ लॉ। के सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ के सोर्सेज क्या हैं, हमें लॉ कहाँ से मिला है, लॉ कहाँ से आता है और किस तरह चलता है। अब प्री लेजिस्लेटिव प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेजिस्लेशन का जब वो सोचते हैं तो उन्होंने क्या करना होता है। सबसे पहले तो लेजिस्लेशन करने के लिए जब कोई मिनिस्टर या कोई गवर्नमेंट सोचती है, तो अगर वो अनश्योर होते हैं अभी फ़िलहाल कि हमने प्रॉपरली किस किस टॉपिक पे क्या लॉ बनाना है, तो उनका जो पहला काम होता है वो ये होता है कि वो इंट्रोड्यूस करते हैं एक टॉपिक को। और वो इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू अ ग्रीन पेपर। उस पेपर को ग्रीन पेपर कहा जाता है। आई डोंट नो इफ़ इट्स एक्चुअली इन ग्रीन कलर और नॉट, बट उसको ग्रीन पेपर ही कहा जाता है। और वो जो मिनिस्टर होता है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर, वो उसको जो है वो लॉन्च करता है, उसको इंट्रोड्यूस करता है। ये एक कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट के जो व्यूज़ हैं वो पुट फॉरवर्ड किए जाते हैं और प्रपोजल्स उसके ऊपर होते हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज जो हैं उनको इनवाइट किया जाता है कि वो कमेंट सेंड करें, और रेलिवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो कंसिडर करती है कि सारे स्टेक होल्डर्स के कमेंट्स ले लें, और अगर कोई नेसेसरी चेंजेस इसमें करनी है, गवर्नमेंट के कोई प्रपोजल्स हैं, तो इस ग्रीन पेपर में जो भी खिचड़ी पकानी है, जो भी करना है, वो इस ग्रीन पेपर में हो जाता है।
उसके बाद फॉलोइंग द ग्रीन पेपर गवर्नमेंट जो है वो वाइट पेपर पब्लिश करती है। वाइट पेपर में वो फर्म प्रपोजल्स होते हैं, वो जितने भी ग्रीन पेपर में डिस्कशन हुई होती है। तो हम ये कह सकते हैं समझने के लिए कि ग्रीन पेपर इज़ एक्चुअली रफ वर्क एंड वाइट पेपर इज़ द नीट वर्क। ठीक हो गया। ग्रीन पेपर में नोट टेकिंग है और वाइट पेपर में प्रॉपर नीटली उन्होंने जो भी ग्रीन पेपर में कंसल्टेशन वगैरह हुई थी वो वाइट पेपर में फर्म प्रपोजल्स के साथ आ जाती है। अब गवर्नमेंट जो है अगर फर्म व्यूज़ ऑन अ टॉपिक रखती है पहले से ही, ये भी एक लाइन है कि अगर गवर्नमेंट पहले से फर्म व्यूज़ रखती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो वो ग्रीन पेपर को स्किप भी कर सकते हैं, वो डायरेक्ट वाइट पेपर भी लॉन्च कर सकते हैं या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक हो गया। कंसल्टेशन बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। वो इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि कंसल्टेशन के बगैर जो लॉज होते हैं वो अच्छे नहीं बनते। टाइम टू टाइम देखा गया है, गवर्नमेंट्स को अक्सर क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो बहुत नी जर्क फैशन के साथ अपने लॉज बनाती हैं और दे रश थ्रू द लॉज और सब्सिक्वेंटली बहुत ही अजीबोगरीब से और बुरे लॉज बनते हैं। और सबसे बुरा लॉ जो सबसे मशहूर और सबसे बुरा लॉ है, जो आपने अपने पेपर में भी एग्जांपल देनी है अगर आप इस टॉपिक पे लिख रहे होंगे, तो वो डेंजरस डॉग्स एक्ट 1991 है। उसके बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो एक नी जर्क फैशन से बना गया है। नी जर्क फैशन का मतलब होता है जल्दबाजी में बनाया गया है। अच्छा जी। उसके बाद आ जाते हैं बिल। अब बिल क्या चीज़ है? ग्रीन पेपर वाइट पेपर को हम कहते हैं प्री लेजिस्लेटिव प्रोसेस। अब हम प्रॉपर लेजिस्लेटिव प्रोसेस की बात कर रहे हैं। मेजॉरिटी जो एक्ट्स है ना पार्लियामेंट, वो पहले बिल होते हैं। जितना भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, और अपने बात ये याद रखनी है कि ऑलवेज राइट दिस एक्ट विद अ कैपिटल ए। अगर आप स्मॉल ए के साथ लिखेंगे तो इस एक्ट का मतलब वो एक्टिंग वाला एक्ट हो जाएगा, एक्टिंग करने वाला। ठीक हो गया। ये एक्ट है विद अ कैपिटल ए ऑलवेज, और बिल भी विद अ कैपिटल बी है ऑलवेज। ठीक हो गया। अब इनिशियली दे आर ड्राफ्टेड बाय लॉयर्स जो कि सिविल सर्विसेज में होते हैं। ठीक है। उन्हें पार्लियामेंट्री काउंसिल भी कहते हैं। और ड्राफ्ट करके प्रॉपरली उनको एक बिल की शक्ल दे दी जाती है, विच इज़ एक्चुअली एन कि इन द मेकिंग, लॉ इन द मेकिंग होता है। ठीक हो गया। उसमें इंस्ट्रक्शंस उनको मिल जाती हैं कि व्हाट इज़ टू बी इंक्लूडेड और कौन सा लॉ उसमें प्रपोज करना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ठीक हो गया। और उसके अंदर हम ये भी एक बात है कि उसके अंदर बिल के अंदर जो है ना वो ज़्यादातर गवर्नमेंट की विशेस जो हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक हो गया। यूजिंग करेक्ट लीगल वर्डिंग। ठीक हो गया, ताकि फ्यूचर में कोई डिफ़िकल्टी ना हो इसको उसको अप्लाई करते हुए। अब एक बात बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए कि जो बिल है इट मस्ट बी अनएम्बिगुअस, प्रिसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ये तीनों बातें उनमें होनी चाहिए, विच अचीविंग विच इज़ नॉट ईजी। ठीक है। अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कभी कभी लैंग्वेज ऐसी यूज़ होती है, अनफोर्सिन मसाइल होते हैं जिसकी वजह से फिर स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन की इजाज़त दी जाती है जजेस को, जो कि हम फर्दर आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, अब बिल एक्ट तब बनता है व्हेन इट सक्सेसफुली कंप्लीट्स ऑल द नेसेसरी स्टेजेस। ठीक हो गया। उसकी कुछ नेसेसरी स्टेजेस होती हैं जिसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट जो है वो एक टाइम टेबल सेट करती है जिसके अकॉर्डिंग वो सारी स्टेजेस चलती हैं, और वो फिर मतलब वो ये भी देखा जाता है कि कौन सा बिल प्रायोरिटी पे है और कौन सा बिल नीचे है, वगैरह वगैरह। अब उस प्रोसेस की बात करने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि देयर इज़ एन अदर थिंग जिसको कहते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। प्राइवेट मेंबर्स बिल जो होता है वो ये होता है कि कोई इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठ के पार्लियामेंट को प्रपोज कर सकता है कि ये लॉ बनना चाहिए, कोई बिल प्रपोज कर देता है। ठीक हो गया। हर पार्लियामेंट्री सेशन में 20 प्राइवेट मेंबर्स हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है, वो दे टेक देयर टर्न्स और वो अपना अपना बिल प्रपोज करते हैं। बहुत लिमिटेड सा टाइम सबको दिया जाता है। तो इट इज़ सेड दैट द फर्स्ट 6 और 7 ऑफ द मेंबर्स एक्चुअली गेट अ चांस टू एक्चुअली से समथिंग। बाकी सारे तो बेचारे वैसे बस इग्नोर ही हो जाते हैं। अब ऐसा अब अगर हम ये सोचें कि जी प्राइवेट मेंबर बिल अगर प्रपोज कर सकते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो लॉ भी बना हो? तो बिल्कुल हुआ है। प्राइवेट मेंबर बिल बिल्कुल लॉ बन चुका है। उसके जो एग्जांपल्स हैं वो द अबॉर्शन एक्ट 1967 है, द मैरिज एक्ट 1994 है, और द हाउस होल्ड वेस्ट रिसाइकलिंग एक्ट 2003 है। ये वो बिल्स हैं जो प्राइवेट मेंबर्स ने इंट्रोड्यूस कराए थे, एंड नाउ दे आर एक्ट्स एंड दे आर लॉज। अगला जो पॉइंट है वो है 10 मिनट रूल। 10 मिनट रूल का मतलब ये है कि जो बैक बेंचर्स होते हैं, बैक बेंचर्स उन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कहते हैं जिनके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं होती इन द गवर्नमेंट। दे एक्चुअली ट्राई टू इंट्रोड्यूस अ बिल थ्रू द 10 मिनट रूल।
10 मिनट रूल के तहत उनको स्पीच करने का मौका मिलता है फॉर 10 मिनट्स, ठीक हो गया। और उनको कहा जाता है कि अगर आपने सपोर्ट करनी है, आपने को इंट्रोड्यूस करनी है न्यू लेजिस्लेशन, तो इस 10 मिनट के अंदर अंदर कर ले। ये मेथड बहुत रेयरली सक्सेसफुल है, ठीक है, अनलेस देयर इज़ नो अपोजिशन टू द बिल, बट सम एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस वे एज वेल। जैसे बेल अमेंडमेंट एक्ट 1993 है, वो इसी वे के थ्रू आया था। उसमें उन्होंने प्रोसिक्यूशन को राइट दिया था टू अपील अगेंस्ट द ग्रांटिंग ऑफ बेल टू अ डिफेंडेंट, कि अगर कोई डिफेंडेंट बेल ले लेता तो उसके अगेंस्ट अपील होनी चाहिए। ये बैक बेंचर ने किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था और ये बना था। अब बिल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इट्स आइदर अ पब्लिक बिल और अ प्राइवेट बिल। पब्लिक चीज़ जो भी जिस चीज़ के साथ पब्लिक लगता है, आपको पता है, पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक स्कूल, पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक फलानी पब्लिक, वो आपको पता है गवर्नमेंट ओन्ड होती है जो पब्लिक होती है। जो प्राइवेट होती है उसको कोई ना कोई प्राइवेट एंटिटी ओन करती है। तो पब्लिक बिल्स ऑब्वियसली आर दोज बिल्स विच आर अप्लाइड टू एवरीवन, ठीक हो गया। और प्राइवेट बिल्स आर एक्चुअली दोज बिल्स जिनको किसी पर्टिकुलर प्राइवेट एंटिटी के लिए बनाया जाता है। अब जैसे थेफ्ट एक्ट है, लीगल सर्विसेज एक्ट है, लीगल एड सेंटेंसिंग एंड पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, ये ऐसे एक्ट हैं जो पब्लिक एक्ट हैं, ये हर एक पे अप्लाई होते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन एक्ट है 1996 का, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के लिए पास किया गया है, तो दैट इज़ एक्चुअली प्राइवेट बिल। तो ये दो तरह के बिल होते हैं, ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने मेन प्रोसेस पे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, द प्रोसेस इन द पार्लियामेंट क्या है कि इन ऑर्डर टू बिकम एन एक्ट of parliament, a bill usually has to be passed by both houses of the parliament, and there may be a long and complex process for that. A bill may start in either house, वो हाउस ऑफ कॉमन्स में भी स्टार्ट हो सकता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी स्टार्ट हो सकता है, बट चूँकि हाउस ऑफ कॉमन्स जो इलेक्टेड हैं, इलेक्टेड बॉडी होती हैं, वो थ्रू इलेक्शन आए होते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो भी होती है, तो मेजॉरिटी ऑफ द बिल्स जो हैं वो हाउस ऑफ कॉमन से ही स्टार्ट होते हैं। अब जब स्टार्ट होते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले होती है फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग जो है ये एक फॉर्मल प्रोसीजर है, जहाँ पे नेम और मेन एम्स ऑफ द बिल जो है उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। यूजुअली देयर विल बी नो डिस्कशन ऑन इट, कोई डिबेट नहीं होती, कोई वोट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस एक फॉर्मल प्रोसीजर है जिसके तहत वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि भाई ये हमारा बिल है, ये हम प्रपोज करते हैं कि लॉ बनना चाहिए, और वट एवर। अच्छा उसके बाद हमारी सेकंड रीडिंग आ जाती है। सेकंड रीडिंग एक्चुअली इज़ द मेन डील, द थिंग, एक्चुअल थिंग जो होती है। सेकंड रीडिंग एक मेन डिबेट है जो पूरे बिल पे की जाती है, जिसके ड्यूरिंग एमपीज़ जो हैं वो डिलिबरेट करते हैं प्रिंसिपल्स को कि बिहाइंड द बिल हमारे मकासद क्या हैं, हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, क्यों हम ये बिल लाए हैं, क्यों हम ये लॉ बनाना चाहते हैं। और जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो उसके ऊपर बोलना चाहते हैं, वो स्पीकर को कहते हैं कि जी हमने बात करनी है इस पर, हमने डिबेट करनी है इस पर। स्पीकर जो होता है वो कंट्रोल करता है सारी डिबेट को। अगर आपने कभी टीवी पे अपनी पाकिस्तान की या किसी और कंट्री की देखी हो सेशन देखा हो पार्लियामेंट का, तो आपने देखा होगा कि एक बंदा सामने बैठा होता है बड़े सारे टेबल पे, जो कि सारे सबको कंट्रोल कर रहा होता है। अगर कोई शोर हो जाए तो उनको कह रहा होता है कि प्लीज़ आराम से बैठें, उनको बात करने दें, अब आप बोल लें, अब आप बोल लें। तो द स्पीकर एक्चुअली कंट्रोल्स द होल डिबेट, द होल थिंग, ठीक हो गया। अब एट द एंड ऑफ दैट डिबेट वोट होता है। पहले वोट होता है वर्बल, ज़ुबानी वोट होता है, ठीक हो गया। ज़ुबानी वोट वो पूछ लेते हैं कि जी हाउ मेनी ऑफ़ यू अग्री टू दिस बिल एंड हाउ मेनी ऑफ़ यू डिसएग्री विद दिस बिल। तो अगर तो सारे, एक वर्ड होता है वो कहते हैं आई, AYE, अगर तो सारे आए कह दें तो ठीक है, बिल इज़ डन, सब मान गए, सब एग्री है, ठीक हो गया। अगर सारे नो कह दें तो बिल इज़ रिजेक्टेड, इट गोज़ टू द डस्टबिन। बट अगर ये क्लियर ना हो, जो कि मेजॉरिटी होता है कि आधे लोगों ने आए कह दिया, आधे लोगों ने नो कह दिया, और स्पीकर जो है उसको समझ नहीं आई कि एक्चुअल रिज़ल्ट क्या है, तो फिर वो कहते हैं कि एक वर्बल वोट अनक्लियर होने की वजह से हमें एक फॉर्मल वोट की ज़रूरत है। फॉर्मल वोट जो होता है वो वही वोट होता है जिस तरह लोग येस और नो, जो पर्चियाँ वगैरह सिस्टम होता है जो भी होता है, अब वो दोनों डोर्स के पास जो है वो चेंबर बना देते हैं, और जो है टेलर्स वहाँ खड़े हो जाते हैं, और वो वहाँ पे एक फॉर्मल वोटिंग का प्रोसीजर चलता है। और ये बात आपने याद रखनी है
वोट, हाँ, वोटिंग जो होती है उसको पब्लिकली बाद में डिक्लेयर किया जाता है। जो स्पीकर है वो बाप बोल के डिक्लेयर करता है कि जी इतने मेरे पास ये आए हैं और इतने मेरे पास यस आए हैं, इतने नो आए हैं। अब एक बात आपने याद रखनी है कि टू फॉर अ बिल टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज देयर मस्ट बी वोट मेजॉरिटी वोट्स इन फेवर ऑफ द बिल, वरना वो इससे अगली स्टेज में नहीं जाता और रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर मेजॉरिटी फेवर में हो तो फिर एक कमेटी स्टेज आती है। कमेटी स्टेज क्या होती है कि 16 से 50 जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो स्पेसिफिकली चूज़ किए जाते हैं, जो उस पर्टिकुलर बिल की, उस पर्टिकुलर लॉ की एक्सपर्टीज़ रखते हैं। उनको चूज़ किया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप इस बिल को पढ़ें, अच्छी तरह से इसका एनालिसिस करें और देखें इसके अंदर कोई चेंजिंग तो नहीं होने वाली, या डिबेटिंग के दौरान अगर कोई प्रपोज हुई है कोई चेंजेस तो वो अगर उसमें करनी है तो वो सारा कुछ करें। कुछ अमेंडमेंट्स हैं, वर्ड्स, क्लॉजेस, हर चीज़ को पढ़ें। वो तसल्ली से एक एक चीज़ को देखते हैं और जितनी भी अमेंडमेंट्स उन्होंने की हैं, चेंजिंग्स उन्होंने की हैं, उन्होंने जो भी किया है उसकी फिर वो रिपोर्ट देते हैं। एंड दैट स्टेज इज़ द नेक्स्ट स्टेज, रिपोर्ट स्टेज। ठीक हो गया। हाँ, एक बात आपने याद रखनी कि अगर कमेटी स्टेज में कोई अमेंडमेंट ना हो तो देर इज़ नो रिपोर्ट स्टेज, लेकिन अगर उसमें अमेंडमेंट हो तो देन देर इज़ अ रिपोर्ट स्टेज। और उस रिपोर्ट स्टेज में क्या होता है कि कमेटी जो अपनी रिपोर्ट देती है टू द हाउस कि ये अमेंडमेंट्स हमने की हैं, ये डिबेट हुई थी, ये एक्सेप्टेड हैं, ये रिजेक्टेड हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। देन कम्स द थर्ड रीडिंग। जो थर्ड रीडिंग है दैट इज़ एक्चुअली द फाइनल वोट ऑन द बिल। अब इस रीडिंग में, इस पॉइंट पे, इस स्टेज पे दोबारा कोई डिबेट हो या दोबारा बिल के रिजेक्ट होने का चांस हो, दैट इज़ वेरी वेरी रेयर। ऐसा नहीं होता क्योंकि बिल जितनी स्टेजेस कंप्लीट करके आ गया होता है, यहाँ पे बहुत लेस लाइकली होता है कि कोई बिल रिजेक्ट होगा। और हमारे पास कोई ऐसी एग्जाम्पल भी अभी तक नहीं है जिसमें हमें पता लगे कि थर्ड रीडिंग पे आके कोई बिल रिजेक्ट हो गया, नहीं होता। दैट दिस इज़ द फाइनल स्टेज। ठीक हो गया, फाइनल वोट ऑन द बिल एंड इट इज़ ऑलमोस्ट अ फॉर्मेलिटी। ठीक हो गया, और देर इज़ नो यूजुअली नो डिबेट और नो वोट हेयर। ठीक हो गया। इसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बारी आ जाती है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बारी ऐसे आती है कि अब ये बिल जो है ये उठता है थर्ड रीडिंग के बाद और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भेज दिया जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में फिर सेम टू सेम वही प्रोसीजर चलता है। उसमें वो लोग देखते हैं, वो डिबेट करते हैं, और अगर उनको कोई लगे कि इसमें कोई अमेंडमेंट करनी है तो दिस दे ऐड दोज प्रपोजल्स एंड सेंड द बिल बैक टू द हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स उसमें से कुछ एक्सेप्ट कर देती हैं, कुछ रिजेक्ट कर देती हैं। देन आफ्टर डूइंग दैट दे सेंड इट बैक टू हाउस ऑफ लॉर्ड्स। देन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स do the same and send it back to House of Commons. Then House of Commons do the same and send it back to House of Lords. अभी House of Commons, House of Commons, House of Lords, House of Lords, House of Commons, House of Commons। अब ये एक टेबल टेनिस की तरह बिल जो है वो एक पिंग पोंग बन जाता है। इधर से वो ये टक करते हैं, उधर से वो टक करते हैं, ये टक करते हैं, वो टक करते हैं, और ये चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक हो गया। अच्छा, दिस इज़ व्हाट इट मेक्स इट अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। इसमें कहीं दिन, हफ्ते, महीने लग जाते हैं, ठीक है, इवन साल भी लग जाते हैं इसी प्रोसेस में। लेकिन जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ना वो चालाक हैं। वो चालाक इसलिए है कि उन्होंने कहा कि यार ये हम इतना मेहनत करके, इतना कुछ करके, थर्ड रीडिंग को भी पास वगैरह करके हम बिल उधर भेजते हैं, उधर बाबे बैठे हुए, बाबे रिजेक्ट कर देते हैं, सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने द पार्लियामेंट एक्ट बनाए 1911 एंड 1949। उस इन पार्लियामेंट एक्ट जो है 1911 एंड 1949 में, अकॉर्डिंग टू दीज एक्ट्स द पावर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स टू रिजेक्ट अ बिल इज लिमिटेड। उन्होंने उनकी पावर ही लिमिट कर दी टू रिजेक्ट अ बिल। ठीक है। इस एक्ट के मुताबिक अब नाउ अ बिल इज इवन एबल टू बिकम लॉ इवन इफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स रिजेक्ट्स इट। ठीक हो गया। इसका मतलब है पार्लियामेंट जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उन्होंने अपनी पावर और बढ़ा दी कि इवन इफ द रिजेक्टेड it can become law provided that the bill is reintroduced into the House of Commons in the next session and again passes all of the stages। अगर एक दफ़ा सारी स्टेजेस पास हुई, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया, हाउस ऑफ लॉर्ड ने रिजेक्ट कर दिया, दोबारा अगला सेशन हुआ, दोबारा अगले सेशन में वो दोबारा बिल इंट्रोड्यूस हुआ, दोबारा सारी स्टेजेस पास कर गया, तो फिर वो लॉ बन जाएगा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को वो भेजना मुनासिब ही नहीं समझेंगे, फिर वो लॉ बना देंगे। ठीक हो गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अच्छा, अब इस बिल के पीछे वजह क्या है? इस बिल के पीछे वजह ये है, इस एक्ट के पीछे, जो एक्ट्स हैं पार्लियामेंट एक्ट, इनके पीछे वजह क्या है? इनके पीछे वजह ये है कि हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ना वो इलेक्टेड बॉडी नहीं है, वो हेरिडिटरी बॉडी है, सिलेक्टेड लोग हैं वो।
हाउस ऑफ कॉमन्स इज एक्चुअली द इलेक्टेड बॉडी। और जो डेमोक्रेसी होती है उसका ये रूल है कि हमेशा इलेक्टेड बॉडीज़ जो हैं, जिनको लोगों ने वोट दे के पार्लियामेंट में बिठाया हुआ है कि जी आप हमारे लिए लॉज बनाएं, हम चाहते हैं आप हमारे लीडर बने, आप लॉज बनाएं, आप हमारे लिए रूल्स बनाएं, तो वो फिर लोग यही चाहते हैं कि फिर वही बनाएं। अगर उन्होंने इलेक्शन के बाद इलेक्टेड बॉडी को बिठा दिया है और लॉज सारे हाउस ऑफ लॉर्ड्स बना रहे हैं जो सिलेक्टेड हैं, तो पीपल विल गेट एंग्री ऑन इट कि भाई फिर इलेक्शंस का क्या मकसद है। इसलिए ये जो प्रिंसिपल था बिहाइंड दिस एक्ट्स वो यही था कि हाउस ऑफ लॉर्ड चूँकि इलेक्टेड नहीं और हाउस ऑफ कॉमन चूँकि इलेक्टेड है, तो इलेक्टेड हाउस की अथॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए सिलेक्टेड से। ठीक हो गया। अभी तक देर हैव बीन 4 ओकेजन्स when this procedure has been used to bypass the House of Lords। ठीक हो गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने वॉर क्राइम एक्ट 1991 के को रिजेक्ट कर दिया था, बट इट इज़ लॉ, नाउ इट इज़ लॉ। हाउस ऑफ लॉर्ड ने द यूरोपियन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस एक्ट 1999 को भी रिजेक्ट कर दिया था, बट इट इज़ लॉ क्योंकि ये एक्ट है। द सेक्शुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट एक्ट 2000 को भी हाउस ऑफ लॉर्ड ने रिजेक्ट किया, वो भी अब एक्ट है। एंड द हंटिंग एक्ट 2004 को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, बट वो अब लॉ है, वो अब एक्ट है, लॉ है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि ऐसा हुआ है कि हाउस ऑफ लॉर्ड ने रिजेक्ट किया है बट स्टिल देयर लॉ। फिर उसके बाद जो उसकी फाइनल स्टेज है वो रॉयल असेंट है। रॉयल असेंट भी एक फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ मोनार्क ने साइन करने होते हैं उस बिल को कंप्लीट करने के लिए, बिल्कुल फॉर्मेलिटी है। अंडर रॉयल असेंट एक्ट 1967 मोनार्क विल नॉट even have the text of the bills to which he is assenting। उसके बाद सिर्फ उसकी इंट्रोडक्शन, पहला पेज शॉर्ट टाइटल जाता है और वो साइन कर देता है। और ये कभी ऐसा नहीं होता कि रॉयल असेंट ना मिले, क्योंकि उन्हें पता है यार कि वो इतनी जितनी मेहनत करके बिल मेरे यहाँ तक मेरे तक पहुँचा है तो वो किसी वजह से ही पहुँचा है, तो मुझे उस पर साइन ही बनते हैं, फिर उसको रिजेक्ट करना बनता नहीं है। लास्ट टाइम जो बिल रिजेक्ट हुआ था, जो मोनार्क ने रिफ्यूज़ किया था, वो 1707 में हुआ था, जिसमें क्वीन एन थी विच रिफ्यूज टू असेंट टू द स्कॉटिश मिलिशिया बिल। 1707 से लेके आज तक 2023 तक कभी भी किसी रॉयल असेंट की पॉइंट पे किसी क्वीन ने रिजेक्ट नहीं किया। अब आप स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर अब तो वहाँ क्वीन है ही नहीं, अब तो किंग है, तो आप कभी भी क्वीन और किंग का जिक्र ही ना करें, आप रिस्क ले ही ना, आप रॉयल असेंट लिखें और मोनार्क का वर्ड यूज़ करें कि मोनार्क साइन करता है। मोनार्क इज़ अ न्यूट्रल जेंडर वर्ड, ठीक हो, कि उस पर जेंडर अप्लाई नहीं होता। फिर कमेंसमेंट होती है एक्ट की। कमेंसमेंट ऐसे होती है कि अगर तो उसके ऊपर कोई डे नहीं लिखा हुआ तो वो जो उसका 12 बजे, जिस तरह पेट्रोल महंगा होता है ना रात 12 बजे, उसी तरह रात 12 बजे वो कमेंस हो जाता है एक्ट। ठीक हो गया। लेकिन अगर उसके ऊपर डेट मेंशन है तो फिर वो उसी डेट पे होता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि कुछ डेट्स, कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जिनके कमेंस होने की डिफरेंट, एक ही एक्ट के अंदर डिफरेंट डेट्स होती हैं, ये इतना इस टाइम कमेंस होगा और बाकी का इस टाइम कमेंस होगा, ऐसे भी हो सकता है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गवर्नमेंट मिनिस्टर की होती है कि उसकी कमेंसमेंट डेट को फॉलो करे और उसको कमेंस करे। ठीक हो गया। और मिनिस्टर जो है वो कमेंसमेंट ऑर्डर लिखता है। ठीक हो गया। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू भी किया जाता है इसको। और क्वाइट ऑफन ऐसा भी होता है कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ जो एक्ट होते हैं वो ब्रॉट इन टू इफेक्ट एट डिफरेंट डेट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक हो गया। और फिर एक्ट जब इनटू फोर्स आ जाता है तो आजकल तो इंटरनेट का दौर है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन फ़ौरन इंटरनेट पे दे दी जाती है फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड एंड टू नो कि भाई ये एक्ट बन गया है, अब आज से ये लॉ है या इस दिन से ये लॉ होगा, तो इसके ये आप पे अप्लाई होना है, तो देख के ज़रा। ठीक हो गया। तो इसके साथ ही हमारा जो पहला टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं जो ज़रूरी है, वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग के। एडवांटेजेस में है ये है कि जी लॉ जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स बनाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव लोगों का बनाते हैं, तो लोगों को ये बात अच्छी लगती है। दूसरी एडवांटेज ये है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैन रिफॉर्म द होल एरियाज ऑफ लॉ इन वन न्यू एक्ट, के बहुत से एरियाज ऑफ लॉ को वो एक ही एक्ट में रिफॉर्म कर देते हैं, रिफॉर्म आ जाता है लॉ में, लॉ बेहतर हो जाता है। जो अगली इसकी एडवांटेज है वो ये है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो सेट ब्रॉड पॉलिसीज एंड गिव पावर्स टू अदर्स टू मेक डिटेल्ड रेगुलेशंस। ठीक हो गया। कि वो आगे लोगों को वो फर्दर पावर दे सकते हैं कि वो इजीली आराम से काम कर सकें, लीगली काम कर सकें, प्रॉपरली कर सकें। और
चूँकि जो अगली एडवांटेजेस की है वो ये है कि चूँकि कंसल्टेशन से लॉज बनते हैं, पहले बहुत थॉरो कंसल्टेशन की जाती है, मशवरे लिए जाते हैं, तो एक अच्छा गुड वेल एस्टेब्लिश लॉ जो है वो लोगों के लिए बनता है। एंड द नेक्स्ट एडवांटेज इज़ कि लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इज सर्टन एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय द जजेस। तो एक सर्टेनिटी की बात आती है कि भाई ऐसा नहीं है कि अब ये लॉ बन गया तो ये कल या परसों ख़त्म हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट डू नॉट ऑलवेज हैव द टाइम और इंक्लिनेशन टू डील विद ऑल द रिफॉर्म्स जो उन्हें प्रॉमिस किए हुए थे। तो अक्सर लोगों के कई प्रॉमिस शुदा लॉस जो हैं वो रिफ्यूज़ भी हो जाते हैं, लोग इग्नोर भी हो जाते हैं। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है कभी कभी मॉडर्न सिचुएशंस को कि भी क्या करें, किस तरह करें, गवर्नमेंट बना रही है नहीं बना रही। ठीक हो गया। उसके बाद जहाँ गवर्नमेंट बिल इंट्रोड्यूस कराती है इनटू द पार्लियामेंट, तो जो प्रोसेस है एक्ट बनने का वो बहुत लंबा है, इट टेक सेवरल मंथ्स। ठीक हो गया। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसकी ये है कि द गवर्नमेंट इज़ इन कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट्री टाइम टेबल। ठीक हो गया। और एंड अलाउज वेरी लिटिल टाइम फॉर प्राइवेट मेंबर्स टू इंट्रोड्यूस समथिंग और टू सजेस्ट समथिंग। तो प्राइवेट मेंबर्स जो कि बिल्कुल इग्नोर हो जाते हैं, तो कभी कभी बहुत अच्छे प्रपोजल्स होते हैं उनके पास जो कि कभी वो बोल ही नहीं पाते, उनको टाइम ही नहीं दिया जाता। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसका ये है कि एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं आर ऑफन टू लॉन्ग एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो एक आम आदमी को समझ ही नहीं आता कि ये क्या लॉ बना है और ये मेरे पे क्या क्या अप्लाई हो गया है, मैंने क्या करना है। दिस इज़ अ डिसएडवांटेज। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज कि द लॉ कैन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड वेयर वन एक्ट अमेंड्स द अदर एक्ट। कभी कभी एक एक्ट बनता है दूसरे एक्ट को अमेंड करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, तो आपको कन्फ्यूजन ही, आपको पता ही नहीं चलता। आप अब यही समझ रहे होते हो कि यही एक्ट है जो लेटेस्ट है और उसका लेटेस्ट भी आ गया होता है, उससे अगला उसको अमेंड कर दिया होता है उसने, और आप पिछले लॉ के साथ ही चल रहे होते हो। तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। और देन जो इसकी लास्ट डिसएडवांटेज है वो ये है कि एन एक्ट कैन कम इनटू फोर्स एज सून एज इट कंप्लीट्स द पार्लियामेंट्री स्टेजेस। ठीक है। कभी कभी एक्ट जो है वो लेटर डेट पे या सेवरल डेट्स में कमेंट्स किया जाता है। तो इट मे बी नेसेसरी टू कंसल्ट सेवरल डॉक्यूमेंट्स टू फाइंड एग्जैक्टली व्हेन द रेलिवेंट पार्ट ऑफ एन एक्ट केम इनटू फोर्स। कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स फिर खोलने पड़ते हैं, समझ नहीं आती कि इसका ये वाला पार्ट कब इन्फोर्स में आया था और ये वाला पार्ट कब फोर्स में आया था, ये वाला कब अप्लाई होगा था, वो वाला कब अप्लाई होगा। तो ये भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ है। तो इसके साथ ही हमारी एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हो जाती हैं, और हमारा जो ये पहला पार्ट है इस चैप्टर 2 का कि पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग का जो प्रोसीजर है, लॉ बनता कैसे है, वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेसन में हम पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी या उसकी सुपरमेसी की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।